जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे थे उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया है, हमने बेसिक टर्म्स सीखी लॉ की, जिसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स थी ऑफ़र, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर, प्रोमिसरी। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इसके बाद फिर हमने सीखा कि ऑफ़र क्या होती है और ऑफ़र के एसेंशियल्स क्या हैं। कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था ऑफ़र क्या है और इसके एसेंशियल्स, यही सीखा था कल हमने। हाँ जी, तो उस लेक्चर पे, कल के लेक्चर पे हम आज क्विज़ कंडक्ट करवाने लगे हैं। क्या तैयार हैं आप क्विज़ के लिए? ऑप्शंस दो हैं आपके पास, ग्रुप में लिंक शेयर किया गया है, लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लेंगे ऑटोमेटिकली। नहीं तो menti.com साइट पे जाइए, उसमें आज का कोड है क्विज का 34174794, इसको एंटर कीजिए तो आप क्विज पार्टिसिपेट करने के काबिल हो जाएंगे। स्टार्ट करें जी, चलिए। ये सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं हम, रिपीट करने की जरूरत है। आज के क्विज में 7 क्वेश्चन है और आपको पता है आंसर आपका करेक्ट भी होना चाहिए और क्विक भी होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्या है? लाहौर स्टोर डिस्प्ले स्मार्टफोन विद प्राइस टैग 50,000 ईच। ये प्राइस टैग लगा होना डिस्प्ले पे, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। स्टोर की तरफ से क्या इनविटेशन टू ऑफर, जो कंज्यूमर इसको सेलेक्ट करके काउंटर तक लाएगा वो कस्टमर, वो ऑफर कर रहा है। ये इनविटेशन टू ऑफर, करेक्ट। सबने सही जवाब दे दिया, गुड, शाबाश, पढ़ने वाले स्टूडेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा आपके सामने। Maria offers to sell her car to Ali for rupees 1.2 million with no condition. तो ये क्या है? इंटेंशन टू निगोशिएट है, इनविटेशन टू ऑफर है, या ये डेफिनेट या सर्टेन टर्म्स है? डेफिनेट या सर्टेन टर्म्स है। ये टर्म्स क्या जी? 3, ये 3 वाला ही है। काउंटर ऑफर पॉसिबिलिटी नहीं, नहीं, काउंटर ऑफर पॉसिबिलिटी तब होता जब अली उसको ऑफर बैक करता। अली ऑफर बैक में कहता है कि जी ये 10 लाख 1 मिलियन दूंगा मैं, तो उस सूरत में ये काउंटर ऑफर होती है। क्लियर जी? अच्छा, क्वेश्चन 3 ये रहा। क्वेश्चन 3 आपके सामने। भाई मुझे लगता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो जरा चेक कीजिएगा सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा क्या कह रहा है। लेकिन मीनिंग कंप्लीट है, मीनिंग कंप्लीट है। कह रहा है कराची एडवर्टाइजमेंट इनवाइट्स बायर्स टू बिड ऑन प्रॉपर्टीज वाया ऑक्शन। ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर, शाबाश, ठीक है। ऑक्शन के जरिए से जो भी क्या कहना चाहिए, क्या कहा जाता है, मैसेज कम्युनिकेट किए जाते हैं,
वो इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। एग्रीड? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। सारे इनविटेशन टू ऑफर के आ रहे हैं? ओके, ये तो आपने हैक कर दिया हमारे क्विज को। रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद लिस्ट इट्स मेन्यू ऑनलाइन विद फिक्स्ड प्राइस, तो ये क्या होगा? वैलिड ऑफर, कंडीशनल ऑफर, एक्सेप्टेंस या इनविटेशन? इनविटेशन टू ऑफर, करेक्ट। नेक्स्ट देखते ही बस इनविटेशन टू ऑफर को आपने टिक कर देना, ठीक है। फरहान सेंड्स एन ईमेल ऑफर टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए सप्लायर इन कराची। इसको कब समझा जाएगा कम्युनिकेटेड है? कब समझा जाएगा? क्वेश्चन की स्टेटमेंट आगे ये है, व्हेन इज नोटिस डीम्ड कम्युनिकेटेड? व्हेन फरहान सेंड्स द मेल, तब कम्युनिकेटेड समझा जाएगा? नहीं। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, तब नहीं। व्हेन द सप्लायर रिस्पॉन्ड, तब। व्हेन द सप्लायर रीड्स द मेल। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। 6 स्टार्ट करें जी। ये लीजिए, लाहौर कंपनी इनवाइट्स टेंडर्स टू परचेज ऑफिस। नहीं, कोई नहीं, मैं समझ गया हूँ। अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह होता है, वही नहीं। हाँ जी, क्लास हमारी कुछ ओवर एफिशिएंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा जी क्विज। A seller offers goods to a buyer but requires acceptance as is without negotiation। ये क्या है? कह रहा है कि विदाउट निगोशिएशन आपने इसको, एक मिनट, सेलर ऑफर गुड्स टू बायर बट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस एज इज, उसने इसके साथ कंडीशन अटैच की है, ठीक है, कि आपने एज इट इज इसको एक्सेप्ट करना है विदाउट निगोशिएशन। निगोशिएशन कोई नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि अब निगोशिएशन नहीं होगी। अगर दूसरी पार्टी कोई भी निगोशिएशन करती है किसी किस्म की, तो फिर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी, ठीक है। इसकी बल्कि इसको करेक्ट ऑप्शन जो है वो होनी चाहिए ओरिजिनल ऑफर स्टैंड्स, ये होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है, इसको इग्नोर कर रहा हूं। इसमें किसी को भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें मैं सबको 0 कर रहा हूं, हाँ, ठीक है। इसकी रीजन ये है कि अगर मैंने सबको करेक्ट कर दिया ना, तो जिसने जल्दी जवाब दिया था उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन इररेलेवेंट हो जाए। लेकिन कंसेप्ट समझ लग गया ना आपको, कि जो ऑफर जब कोई बंदा कह दे कि एज इट इज, उसमें निगोशिएशन वगैरह किसी किस्म की अगर कोई पार्टी करती है निगोशिएशन, तो वो गलत समझ जाएगी। अच्छा, बल्कि आगे चलने से पहले मैं एक ICAP का पास्ट पेपर का क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। अमूमी तौर पे जब निगोशिएशन होती है ना, तो ये मेंशन बाज़ औक़ात नहीं किया जाता कि पेमेंट कैश में होगी कि क्रेडिट पे होगी। लॉ ये कहता है अगर प्राइस डिसाइड हो गई कि 10 लाख में कार बिकेगी,
लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि कैश में पेमेंट होगी कि उधार पे, महीने बाद 2 महीने बाद, तो क्या अज्यूम किया जाएगा? कैश में पेमेंट होगी। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कहा था, केस स्टडी आई के आपकी बता रहा हूं, कि 1 लाख रुपए में ये फोन खरीद लीजिए। उसने सिर्फ इतना पूछा कि 1 लाख रुपया आपको अभी दे या के महीने बाद, तो ये क्या हुआ? काउंटर ऑफर। पहली वाली पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया और किसी दूसरे को बेच दिया मोबाइल। दूसरी वाली पार्टी ने केस कर दिया, उसने कहा जब मेरे साथ बात चल रही थी तो दूसरे को क्यों बेचा? मैं राजी था, मैंने ये थोड़ी कहा था 1 लाख में मैं खरीदने को तैयार था, क्यों बेचा? क्या पहली पार्टी मोबाइल बेच सकती थी कि नहीं बेच सकती थी? क्योंकि जिस वक्त मोबाइल बेचा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ था? लेकिन वो तो प्राइस पे करने को तैयार था, काउंटर ऑफर कैसे हुई? हाँ, उसने प्राइस के अलावा भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने की कोशिश करे ना, वो भी काउंटर ऑफर होती है। काउंटर ऑफर ये नहीं कि सिर्फ प्राइस को चेंज करने की कोशिश की। क्लियर जी? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो पहले वाली ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, इस वजह से इसको हम इररेलेवेंट कर रहे हैं। बाकी 6 के बेस पे रिजल्ट आपके सामने है। टॉपर्स कौन सी? शाबाश दीजिए प्राइस। फर्स्ट पोजीशन किन की है? 2 है। क्या मतलब है? दोनों, हाँ ठीक है। 5 5 8 दोनों की फर्स्ट पोजीशन है। आपकी भी फर्स्ट है? अच्छा वही, हाँ जी ठीक है। सेकंड पोजीशन, शाबाश दीजिए प्राइस। थर्ड पोजीशन ऑनलाइन वाले होंगे। फोर्थ पोजीशन, शाबाश। फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, शाबाश शाबाश। सेवंथ आपकी, सेवंथ पोजीशन ऑनलाइन वाले। एट्थ, नाइन्थ, 10th। चलिए, ऑनलाइन में जिस स्टूडेंट की पोजीशन हो वो अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट जिसमें पोजीशन डिस्प्ले होती है वो आज ही ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करके उनको प्राइस दे सके। चलिए जी, नेक्स्ट अब हमारी होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट दी गई थी ना आपको? कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट किया? जरा हाथ उठाइए। और होम असाइनमेंट आपकी चेक भी हो गई है? शाबाश। ये इसी तरीके से आपने डेली होम असाइनमेंट करनी है, वरना जो आपके सीनियर होते हैं ना, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो होम असाइनमेंट की आदत आपकी कम होती जाती है। ये नहीं होने देना आपने, ठीक है? ये ना हो जब आप लास्ट कैफ के लास्ट सब्जेक्ट पे पहुंचे तो उसमें असाइनमेंट करना छोड़ दें, या सेशन के एंड तक असाइनमेंट ऐसे नहीं करना। रिटर्न असाइनमेंट बहुत अहम होती है। नहीं नहीं, देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें कंसेप्ट्स मैंने ऐड करनी है। एक चीज़ समझिएगा, जो बच्चे का माइंड होता है ना, स्टूडेंट्स का बड़ा क्यूरियस माइंड होता है, बहुत से सवाल आ रहे होते हैं। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, आपके जहन में शाम को सोचते सोचते 10 सवाल आएंगे। खासतौर पे वो स्टूडेंट जो सोचते हैं, जिनको सोचने की आदत है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है ये समझ लीजिए, मैंने आपको कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। अगर मैं एक ही लेक्चर के अंदर किसी कंसेप्ट की सारी पॉसिबिलिटी, सारी सिचुएशंस आपको बता दूंगा ना, तो आप माइंड मिक्स हो जाएगा, चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाएगी। तो हम टीचर्स ने क्या करना होता है, कंसेप्ट्स की तरतीब लगा के स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले बेसिक रूल बताना है, फिर उसके बाद उसमें ये एग्जाम्पल ऐड करनी है, फिर ये मुश्किल एग्जाम्पल ऐड करनी है, फिर ये कि इसकी एक्सेप्शन है, यानी जिसमें रूल अप्लाई नहीं होता, वो सिखाना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखी मैंने आपको सिखानी, तरतीब लगाई हुई है। तो जो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है वो मैं क्वेश्चन रिपीट भी नहीं करना चाहता, मैं रिपीट करूंगा भी नहीं। आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे ना, कोई स्टूडेंट पूछेगा, मैं रिपीट करूंगा ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी आवाज़ क्लियरली पहुंच सके, ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स तक भी क्लियर आवाज़ पहुंच सके। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा मैं जानबूझ के क्वेश्चन सुन के या तो इसको इग्नोर कर दिया करूंगा, या उसको थोड़ा मैं आपसे कह दिया करूंगा कि ये बाद में आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो किसी क्वेश्चन को अगर मैं स्टूडेंट सवाल पूछे, मैं उसे रिपीट ना करूं,
तो आपने ये समझ लेना है कि ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए इररेलेवेंट है, वरना नॉर्मली आप देखेंगे कि मोर देन 90% क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछेंगे मैं पहले रिपीट करूंगा फिर उसका आंसर करूंगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, रेलिवेंट है, हमारे सिलेबस में इसका आंसर मौजूद भी है, लेकिन अभी तक के चैप्टर का जो स्कोप है ना उसमें मैं ये नहीं बता सकता, वरना मेरे जवाब से आपके जहन में बहुत से सवाल पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अभी इसको ना अभी सोचें। ठीक है जी सर, जब ऑफर होती है उसके बाद जब एक्सेप्टेंस हो जाती है, लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस दौरान अगर मैं प्रोमिसर हूँ, ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको कार्ड डिलीवर करूँगा, बट वो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाँ, ये इसका जवाब है। इन्होंने कहा सर ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद जो चीज़ सेल परचेज करनी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, फैक्ट्री बेचनी थी उसको आग लग गई, गाड़ी बेचनी थी वो तबाह हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो इसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। शाबाश शाबाश, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म समझा जाएगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमजद ऑफर्स टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर रुपीज 450,000, इज दिस ए वैलिड ऑफर? क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो ऑफर को इनवैलिड करती हो? नहीं। एक चीज भी अगर ऐसी आ जाती जो ऑफर को इनवैलिड करती होती, एक चीज भी, तो ऑफर क्या हो जाती? वाइड हो जाती या इनवैलिड हो जाती। क्लियर? ये आगे चलते हैं। सलमान परचेज ए हॉर्स फ्रॉम, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना पूरा अगर आप देखेंगे, नॉर्मली लॉ जो होते हैं ना, प्रैक्टिस ये है, लॉ के साथ जिस साल में वो इंट्रोड्यूस हुआ होता है ना वो साल ऐड करते हैं। तो लॉ जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके साथ लिखा होगा 1872। इसका मतलब क्या हुआ, ये कब आया लॉ? 1872 में। 150 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, अभी भी चल रहा है। इसका मतलब है उस जमाने के जो लोग थे ना वो अपने वक्त से भी आगे की सोचते थे, और सच में ऐसा है। खास तौर पे कुछ चीज़ें गोरों ने, उस वक्त तो गोरे थे ना, ये हुकूमत करते थे हमारे इस मुल्क पे, तो उन्होंने कुछ काम किए हैं तालीमी और कुछ अपने लिए, हमें तो उन्होंने हर जिस तरीके से डील किया सो किया है वो तो उन्होंने जो लॉज बनाए हैं ना वो बड़े कमाल के लॉज हैं। ठीक है, उन्होंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आज तक भी, हालांकि दुनिया कितनी बदल चुकी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के असूलों को बदलने की जरूरत पेश नहीं आई। थोड़ा बहुत कहीं एक आधा सेक्शन रिवाइज हुआ हो तो रिवाइज हुआ हो 18 लेकिन उस जमाने में जाहिर है जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी, उस जमाने का ट्रेड का तरीकाकार था, मिसालें वही होंगी। ऐसा ही है, आजकल जो घोड़े हैं ये इस्तेमाल नहीं होते, 20-25 साल पहले इनका इस्तेमाल ख़त्म हो गया, वरना पहले ट्रैवलिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होते थे, सामान शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब इसके बजाय दूसरी ऑप्शंस हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हॉर्स की एग्जांपल्स दी गई है। आप सेम जहाँ जहाँ हॉर्स है उसको चेंज करके सिर्फ कार लिख लेना या कोई और कन्वर्ट करके लेटेस्ट एग्जाम्पल, तो वो लेटेस्ट एग्जाम्पल बन जाएगी। आपने इसमें फोकस कंसेप्ट के ऊपर करना है, फोकस एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं करना। बात समझ आ रही है? कुछ इंफॉर्मेशन पुरानी होगी, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि दो आदमी जो है वो सेल परचेज कर रहे हैं हॉर्स के लिए, उसके पास 2 हॉर्स हैं, आजकल तो मिलता नहीं है, ठीक है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये पुरानी एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल पुरानी होगी। कह रहे सलमान परचेज ए हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर हॉर्स इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। कह रहा अगर ये खुशकिस्मत साबित हुआ ना तो मैं दूसरा भी घोड़ा खरीदूंगा। इसमें बताइए कि प्रॉब्लम है? मेरा पहला ख्याल ये है कि ये कंडीशनल ऑफर है। अच्छा बताइए क्या कंडीशन है कि नहीं? कंडीशनल है, तो ऑफर कंडीशन हो सकती है?
इस केस में याद रखिए कंडीशनल होने की वजह से मसला नहीं है। इफ लिखा हुआ है ना, इफ प्रॉमिस टू बाय अनदर, इफ, इसको अंडरलाइन कर ले। मसला इफ की वजह से नहीं है, क्योंकि ऑफर के साथ कंडीशन अटैच हो सकती है। मसला किसकी वजह से है? लकी की वजह से, क्योंकि यह साबित करना मुश्किल होगा कि हॉर्स लकी था या नहीं था, यह अनसर्टन है। ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड ऑफर है? नहीं, वैलिड ऑफर नहीं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, कैन इरफान इनफोर्स दिस एग्रीमेंट? नो सर। नो। अच्छा याद रखिएगा, हमारा जो जवाब होगा ना उसके दो हिस्से होंगे हमेशा। छोटे से छोटा केस हो या बड़े से बड़ा केस हो, उसके दो हिस्से होंगे। एक होगा डिसीजन, एक होगा बेसिस ऑफ डिसीजन। डिसीजन का मतलब यस के नो, वैलिड के वॉइड, ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सीधा डिसीजन। डिसीजन में आपने ग्रे एरिया नहीं रखना, डायरेक्ट बताना है यस है कि नो है, ये है डिसीजन। बेसिस ऑफ डिसीजन में उसकी रीजन बतानी है, बेसिस ऑफ डिसीजन में उसकी रीजन बतानी है, ठीक है, कि क्यों हुआ। और कंप्लीट आंसर वही होता है जिसमें डिसीजन भी हो और बेसिस ऑफ डिसीजन भी हो। यहां पे डिसीजन क्या है आपका? क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्स किया जा सकता है? नहीं किया। बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है, रीजन क्या है? अनसर्टन। जिस केस स्टडी में ये दो हिस्से आपने नहीं ना लिखे उसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। दो, हर केस स्टडी के दो हिस्से हैं, कौन से? डिसीजन, बेसिस। डिसीजन छोटा सा होता है, आधी लाइन का, बाज़ औक़ात एक लफ्ज का, यस या नो, वैलिड या वॉइड, कैन बी डन, कैन नॉट बी डन। डिसीजन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, सिंपल। बेसिस ऑफ डिसीजन लेंथी होगा, उसमें उसकी रीजनिंग आ रही होगी। तो ठीक, क्लियर हो गया। इसमें जो सबसे अहम लफ्ज था आपके लिए वो क्या था? लकी। केस के अंदर कौन सा वर्ड था? लकी। इसको अंडरलाइन कर ले। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, ये मैं आपको अंडरलाइन करवाया करूंगा, ये पावर वर्ड्स होते हैं। ये वो वर्ड्स हैं, बाकी का क्वेश्चन अहम नहीं है इतना, ये वर्ड्स अहम है। ये अगर आगे किसी केस स्टडी में आगे तो फौरन आप पहुंच जाइएगा कि इस लफ्ज का ये मतलब था। आगे चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक। पहले क्या कह रहा है देखिए। अच्छा, अब एक चीज नोट कीजिए, पार्ट्स उसने बाद में लिखे हैं, रिक्वायर क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सबके साथ कॉमन है, ठीक है। अगर किसी जगह में कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट डिफरेंट हो तो फिर क्या होता है भला? वो हर क्वेश्चन के एंड में पूछता है, हर क्वेश्चन के एंड में। अगर हर क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन हो तो इसका मतलब है आपने इस पार्ट में जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आंसर देना है। यहां पे उसने हर क्वेश्चन के एंड पे नहीं पूछा हुआ, क्या करना है, समझ रहे हैं? रिक्वायरमेंट ऊपर लिखे तो ये सबके साथ है, कॉमन है, कॉमन है। जैसे वो मैथ में रूल होता है ना कि वो जो चीज ब्रैकेट से बाहर है, हमारे टीचर समझाया करते थे, वो कॉमन है, उसने सबके साथ मल्टीप्लाई होना है या सबके साथ ऐड होना। तो उसी तरह ये भी इसी तरह है, ये ब्रैकेट से बाहर है, इसने सारे पार्ट्स के साथ जुड़ना है इस स्टेटमेंट में। इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑफर। कह रहा बताओ इन ऑफर्स की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। अच्छा मुझे बताइए, मैंने केस स्टडी का एक अहम असूल आपको बताया हुआ ना कि जिस इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन में जिक्र नहीं है हमने अज्यूम करना है कि वो ठीक है, नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती तो वो शेयर करता। चलिए, कह रहा है मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹20,000। सही या गलत? वैलिड ऑफर है कि नहीं? क्या इस ऑफर की बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट। आगे चलते हैं। बी, ए शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शूज विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब देखिए
अब दूसरा स्टेप, कल एक कंसेप्ट समझाया था, आज दूसरा कंसेप्ट आने वाला है। कल मैंने बताया था कि अगर कोई ऑफर किसी को करवाए और वो दूसरा पर्सन साइलेंट रहे, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ठीक है जी, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। मैंने इन भाईजान से पूछा, क्या आप ये मार्कर 200 में खरीदते हैं? ये खामोश, जवाब ही नहीं दे रहे। क्या ये एक्सेप्टेंस है? मैं मोबाइल खरीदने के लिए गया, मैंने कहा भाई मोबाइल खरीद कितने का है? उसने कहा जी 50,000 का। मैंने कहा 40,000 में बेचते हैं। ये काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई और मेरी वाली ऑफर अब ऑफर है। काउंटर ऑफर अब ऑफर है। दुकानदार की मर्जी है, चाहे एक्सेप्ट करे, वो खामोश रहता है सुन के। क्या मोबाइल मेरा हो गया? क्यों नहीं? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। लेकिन ये जहन में रखिएगा, सिर्फ साइलेंस है ना, नॉट एक्सेप्टेंस है। साइलेंस विद अगर कंसिडरेशन दी गई और वो उसने एक्सेप्ट कर ली, अगर ऑफर के साथ कोई बेनिफिट दिया गया, दूसरा बंदा जवाब तो नहीं देता ऑफर का, बेनिफिट वसूल कर लेता है, बेनिफिट वसूल कर लेता है, तो फिर बताइए क्या इसे हम एक्सेप्टेंस कहेंगे कि ये भी नॉट एक्सेप्टेंस है? कैसे एक्सेप्टेंस है? वो तो साइलेंट है, इम्प्लाइड। शाबाश, इम्प्लाइड। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइए, दुकानदार है, मोबाइल उसने रखा, मैंने पूछा कितने का? उसने कहा 50,000 का। मैंने कहा ये लो 40,000, लेना है तो लो। उसने जवाब, हाँ काउंटर ऑफर, उसने जवाब उसने दिया, साइलेंट रहा, लेकिन चुप कर, साइलेंट रहा। यहां तक एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं हुई? एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं? नहीं हुई। लेकिन उसने किया क्या? चुप रहते रहते नोट गिने 40,000 और अपने पास रख दिए। लेकिन है तो ये भी साइलेंट, लेकिन फर्क सुने, ये क्या है? साइलेंट विद और कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर ली। ऐसा ही है। अब देखें, वो हम कहीं पे जा रहे थे, बैठे हुए थे, दोस्त खाना खाने के लिए ऑर्डर दिया था, खाने का इंतजार कर रहे थे, तो एक शू शाइनर आ गया, उसने हमसे पूछे बगैर हमारे जूते साफ करना शुरू कर दिए। और मैं, फर्ज कीजिए मैं बैठा था, मैं साइलेंट रहा। क्या रहा? साइलेंट रहने का फर्क ये पड़ा कि उसने जूते सारे साफ कर दिए। ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा है सर पैसे। मैंने कहा पैसे काहे के? उसने कहा सर मैंने आपको सर्विसेज दी हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा नहीं है कि जब सर्विसेज दी जाए तो उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है तुमने नहीं पढ़ा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये ऑफर हो, उसकी एक्सेप्टेंस हो, और साइलेंस तो एक्सेप्टेंस होती ही नहीं है। तुमने जब मेरे पास आए ये लेके अपना बुश वगैरह, तो तुम्हारी तरफ से इम्प्लॉयड ऑफर थी। अब मैंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। क्या मेरा कहना ठीक है? गलत। क्यों गलत? कहेगा सर लगता है आपने भी कंसेप्ट आधा ही पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये बात ठीक है, लेकिन साइलेंस विद बेनिफिट्स रिसीव्ड, ये एक्सेप्टेंस होती है। आपको अगर मंजूर नहीं था ना, आप मुझे उसी वक्त ना करते। आपने मना नहीं किया, चुप करके सारा फायदा लेते रहे, तो ये एक्सेप्टेंस है कि नहीं? एक्सेप्टेंस है। कुछ समझ आया बात का? ए साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस एक रूल है। अब इस रूल की एक्सटेंशन सिखाई, कल बताता तो शायद दो कंसेप्ट मिलके मुश्किल हो जाता। हाँ ठीक है। अब आपकी फेवरेट एग्जांपल, सारी एग्जांपल भूल जाएंगे, ये वाली इस तरह की एग्जांपल आपको उल्टी सीधी ना वो नहीं भूलती होती। ठीक है। बताइए, मौलवी साहब आए, मौलवी साहब ने, फर्ज कीजिए कोई खातून है, उनसे पूछा, निकाह की तकरीब है, सुन्नत है, उनसे पूछा कि आपको कबूल है? वो साइलेंट। क्या एक्सेप्टेंस है? पक्का नहीं है, अभी तक नहीं। शाबाश। जब ये देखा दूल्हे के वालिद साहब ने, उन्हें चुपके से मौलवी साहब के कान में कुछ कहा और मौलवी साहब को कोई चीज़ पकड़ाई। मौलवी साहब ने देखा वो 10 लाख रुपया था।
मौलवी साहब ने वो दुल्हन के सामने रखा और कहा क्या आपको कबूल है? दुल्हन अब भी साइलेंट, लेकिन चुपके से। अब बताइए क्या ये एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? अब भी एक्सेप्ट है, लीगली बोल रहा हूँ, लीगली मतलब शरई नुक्ता नज़र से मुझे नहीं पता इसका क्या होगा, मुफ्ती तो नहीं हूँ। और इस मिसाल का मकसद भी सिर्फ कंसेप्ट समझाना है। कंसेप्ट समझने के बाद आपने मिसाल को भूल जाना है। तो ये क्यों भाई, ये भी साइलेंस है, लेकिन ये क्यों एक्सेप्टेंस है? साइलेंस, ये बात हुई ना, साइलेंस विद कंसीडरेशन। तो जब आपने कंसीडरेशन बेनिफिट वसूल कर ली है तो मतलब आपकी तरफ से इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। तो यहां पे आप मुझे बताइए, वापस आइए, ए शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शूज विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, ये उसकी तरफ से इंप्लाइड ऑफर है। दूसरी पार्टी को चाहिए कि फौरी रिफ्यूज कर दे, अगर तो वो फौरी रिफ्यूज कर दे तो ये एक्सेप्टेंस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन अगर वो चुप करके शूज सारे शाइन करवाता रहे तो ये उसकी तरफ से क्या होगा? एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। इसकी बेस पे फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। भाई एग्री करते हैं? आगे चलते हैं। सी, अरसलान ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू अमजद फॉर ₹50,000। अरसलान ने हमसे कहा भाई मेरा सारा घर का फर्नीचर है, ये 2.5 लाख में तुम ले लो, ऑन द कंडीशन दैट एडवांस पेमेंट इज मेड विद इन 3 days ऑफ द ऑफर। ऑफर के साथ कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। होती है सर, हो सकती है ऑफर कंडीशन हो सकती है। शाबाश, बिल्कुल हो सकती है। तो ये वैलिड ऑफर है। इसकी बेस पे क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है? यस हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? 3 दिन कि कंडीशन पूरी की जाए, 3 दिन के अंदर अंदर एडवांस पेमेंट की जाए। अगर 3 दिन के अंदर अंदर एडवांस पेमेंट नहीं की तो ऑफर कैंसल। 5वें दिन एडवांस पेमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दूसरे दिन आधी पेमेंट की और आधी पेमेंट 6ठे दिन की, नहीं होगा। शाबाश। पार्शियल पेमेंट भी नहीं, जैसा कंडीशन में बोला गया एज इट इज पूरा करना जरूरी है, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं। ये बात क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शाबाश। इकबाल डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। क्या है? अगर कस्टमर इसको पिक करता है तो वो क्या होगा? ऑफर। ये कॉन्ट्रैक्ट या एक्सेप्टेंस कब होगी इसकी? हाँ जी, जब ऑक्शन वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा, जब वो क्या करेगा? हैमर, क्या करेगा, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, ठा करके टेबल पे मारेगा, तो वो उस वक्त जैसे ही ठा की आवाज आएगी एक्सेप्टेंस हो गई। गुड्स वर डिस्प्लेड इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वाज देयर, यानी खुद जाके सर लेके आइए। वन कस्टमर सेलेक्टेड एन आइटम, ये जो कस्टमर का एक्ट है ये ऑफर है। इसमें एक्सेप्टेंस कब होगी? जब वो वहां पे जो काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है वो उसको स्कैन करके इनवाइस, रसीद उसके हवाले करेगा। जब रसीद उसके हवाले करेगा तब एक्सेप्टेंस है उसकी तरफ से। डन जी। 6, ये अटेंटिव हो जाएं। ये आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी आई कैप लेवल की आप करने जा रहे हैं। आई कैप, ये मेरी बहन थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, मैं बाजू का थक जाता हूँ चलते चलते, तो यहाँ पे ना बैठे थोड़ा समझिए जगह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा देखिए, आपको डिस्प्ले नजर आ रहा है सही? प्रॉब्लम दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी है एग्जाम लेवल। कैसे पता चला एग्जाम लेवल की केस स्टडी है? वो लिखा हुआ है। कब आई थी ये? स्प्रिंग 2016 में। और उस पेपर में क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका? और ये आई कैप की बुक में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था केस स्टडी का असूल? टाइम बाउंड करना है, ये बताया हुआ ना? टाइम बाउंड करना है। पहले डिसाइड कर ले कि कितने वक्त में ये करना है, कितने वक्त में करना है। 4 × 1.18 7 मिनट 7.2 7 मिनट 12 सेकंड में राउंड ऑफ कर ले, 7 मिनट में
ऐसा ही है, 7 मिनट ऊपर बड़ा बड़ा करके लिख लेना है, ये चीज जरूरी है। अगर पेपर टाइम में करने जाए, 8 मिनट में करते हैं फिर भी गलत, 5 मिनट में करते हैं ना फिर भी गलत। ICAP ने बड़ी कैलकुलेशन करके मार्क्स दिए होते हैं, आप लोग जल्दी करके समझ रहे होते हैं आप बड़े एफिशिएंट हैं। ऐसा नहीं होता, जो स्टूडेंट 2 घंटे में पेपर करके आ जाता है, आपका क्या ख्याल है वो बड़ा साइंसदान है? नहीं, उसने यहाँ कोई क्वेश्चन छोड़ा, क्वेश्चन नहीं छोड़ा तो फिर क्वेश्चन इनकम्प्लीट करके आया है और उसे पता ही नहीं मैं इनकम्प्लीट करके आया हूँ। आपको क्या, आपको लगता है क्या ICAP 2 घंटे का पेपर दे के उसके ऊपर 3 घंटे लिख देगा? एक्चुअली वो 2 घंटे में करने वाला हुआ, कभी नहीं ऐसा होता। वो बल्कि पेपर होता है वो 3.5 घंटे वाला, जिसके लिए वो 3.25 घंटे देता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम और 3 घंटे पेपर का। तो ये याद रखिए, पेपर बैलेंस होता है, तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है जितना टाइम दिया हुआ है। इसीलिए देखिए मैंने भी ऊपर एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व लिखा हुआ है 7 मिनट। स्टेप नंबर 1 ये टाइम बाउंड करना है, एग्रीड? ये हर क्वेश्चन के लिए करना है, रटे वाले के लिए भी और केस स्टडी के लिए। अब अगला नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या बोला? रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट मैं आपको बताया था क्यों पढ़ना जरूरी है, वो गाने वाली मिसाल से नहीं समझाया था? देखिए मिसाल है, बाज़ औक़ात कोई गलत किस्म की मिसालें भी होती है, लेकिन हमारा असल मकसद क्या है? कंसेप्ट समझाना, कंसेप्ट समझ के तो हम आगे चलते हैं। तो एक दफ़ा ये सही बात है, सच बात है, जो छोटा था मैं आपकी एज का, बल्कि इससे भी शायद कम एज थी उस वक्त मेरी जिस वक्त, तो टीवी पे कोई क्विज़ लगा करते थे, वो सवाल पूछते थे ऑडियंस से, जो भी होस्ट होता था, और सही जवाब होता था तो प्राइज़ मिलता था। तो उसमें क्वेश्चन था, उसने क्या किया, क्वेश्चन किया, जो होस्ट था उसने टीम से पूछा, कहा ये गौर से देखिए, आपके सामने अब एक क्लिप चलेगा, उसको गौर से देखना है, फिर उसके बारे में आपसे एक सवाल किया जाएगा। इस तरह का शायद आपकी नज़रों से कंपटीशन गुजरा हो। टीम ने कहा बिल्कुल ठीक है, चला दिया। जब चला दिया, वो कोई 1 मिनट का कोई गाना था, गाने के दरमियान का कोई हिस्सा था, उसमें वो कोई लफ्ज़ बार बार बोल रहा था। ठीक है, वो लफ्ज़ मुझे याद है लेकिन वो बोलना मुनासिब नहीं है, आपको पता है जिस तरह के लफाज होते हैं, वो लफ्ज़ बार बार बोल, ठीक है। बाकी वो गौर से देख रहे हैं, अच्छा कौन सा सीन है, कौन सा बंदा इसमें कितनी दफ़ा आया है, पीछे बैकग्राउंड में क्या है, वो सारी चीज़ें जो टीम थी गौर से देख रही थी। ये गाना मेल की आवाज़ में है, फीमेल की आवाज़ में, ये सारी चीज़ें। एंड पे जब वो क्लिप ख़त्म हो गया तो सवाल पूछा, बताइए इस गाने में ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया है? आप बताइए, जब वो बंदा देख रहा, क्या उसने इसका आंसर सही दे पाया होगा? नहीं दे, क्यों नहीं दे पाया होगा? वो तो और भी बहुत सी चीज़ें को नोट कर रहा था, वो सीन भी देख रहा था, किस किस बिल्डिंग का है, किस किस इमारत का है, कितने लोग आ रहे हैं, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो जब वो सारी चीज़ें देख रहा था तो उसका फोकस एग्जैक्ट उस रिक्वायरमेंट पे नहीं था जो उसने पूछनी थी। अच्छा, अब क्या हो अगर सेम यही सिचुएशन हो, सिर्फ एक फ़र्क कि वो जिसने सवाल पूछा वो क्लिप दिखाने से पहले सवाल पूछ लेता कि बताइए ये क्लिप आपने देखना है, उसमें ये चीज़ बतानी है, क्या अब की बार वो टीम सही आंसर दे देती? क्यों सही आंसर दे देती? वैसे क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट का पहले पता होता, वो जिस चीज़ को भी एनालिसिस कर रहे होते ना, रिक्वायरमेंट को सामने रख के एनालिसिस कर रहे होते, उसके मुताबिक जो चीज़ होती उसको काउंट करते, कंसीडर करते रहते, जो इररिलेवेंट चीज़ें होती उनको कंसीडर ना करते। एग्जैक्टली यही होता है हमारी केस स्टडी में। अगर केस स्टडी लेंथी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको रिक्वायरमेंट पहले से पता नहीं होगी, आप नहीं अंदाज़ा लगा सकेंगे इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, कौन सी इररेलिवेंट है। आप इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर देंगे, जिससे रिस्क है कि रेलिवेंट स्किप हो जाए। लेकिन अगर पहले से आपको रिक्वायरमेंट का पता होगा, फिर इसके बाद केस पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप इररेलिवेंट चीज़ को इग्नोर करते जाएंगे, रेलिवेंट को कंसीडर करते जाएंगे। ये उसी सूरत में होगा अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ी होगी। इसलिए हमेशा केस स्टडी जो है वो आपने पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। एग्रीड? चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है अंडर द, इसका फायदा क्या होता है, हमारा माइंड रेलिवेंट और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना शुरू कर देता है। कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ऑफर विच वाज मेड बाय बदर।
आल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवार्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। रिक्वायरमेंट के कितने हिस्से हैं? शाबाश। एक टाइप ऑफ ऑफर और दूसरा क्या है? क्लेम करना। आपने अपने सॉल्यूशन के दो हिस्से बनाने हैं, एक हेडिंग देंगे टाइप ऑफ ऑफर और दूसरा वेदर ही कैन क्लेम रिवार्ड। जो है ना वेदर ही कैन क्लेम रिवार्ड, इसके दो हिस्से होंगे। मजीद वो क्या क्या होंगे? डिसीजन, क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता, और दूसरा बेसिस ऑफ डिसीजन, रीजन। जरा पढ़ते हैं। कह रहा है बदर हु इज द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स विच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 days। उसका घोड़ा घूम गया, उसने अपने एम्प्लॉय से कहा जाओ जाके ढूंढ के लाओ। एम्प्लॉय निकल गया जंगलों में जहां पे भी उसने ढूंढना था। फिर क्या हुआ उसके बाद? एम्प्लॉय के जाने के बाद बदर एडवर्टाइज्ड ए रिवार्ड फॉर रुपीज 20,000 इन न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग हॉर्स। उसने कहा जो भी मेरा मिसिंग हॉर्स लेके आएगा उसे 20,000 मिलेगा। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। अनअवेयर का लफ्ज अंडरलाइन कर ले, ये किसी भी केस स्टडी में आ जाए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। पूरे लॉ के किसी भी केस स्टडी अनअवेयर, उसको अवेयरनेस। अच्छा, एक ऑफर के बारे में मुझे पता ही नहीं है, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं? कर ही नहीं सकता। पता होगा तो एक्सेप्ट करूंगा ना, पता ही नहीं है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट होगा? नहीं होगा। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ट्रेस्ड द हॉर्स। आफ्ताब ने घोड़ा ढूंढ लिया। Subsequently, on knowing about the reward, आफ्ताब claimed it from बदर। बाद में जब उसे पता चला इसमें तो रिवार्ड है, उसने कहा दो मुझे रिवार्ड। पहले बताइए टाइप ऑफ ऑफर कौन सी है? जनरल, बिकॉज ऑफर टू पब्लिक। बिल्कुल ठीक है। क्या आफ्ताब अमाउंट ऑफ रिवार्ड क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। ये आपका डिसीजन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑफर उसको कम्युनिकेट। शाबाश। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में है ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। तो जिस बंदे को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई, जिसको पता ही नहीं है, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब रिवार्ड नहीं मिलेगा। कुछ समझ आई आपको? कितने स्टूडेंट्स ने ये केस स्टडी सही कर ली थी? जरा हाथ उठाइए। शाबाश शाबाश। इसका मतलब है केस स्टडी आपकी अच्छा स्टार्ट मिल गया आपको। आप केस स्टडी करने के काबिल। लेकिन जिन स्टूडेंट से केस स्टडी सॉल्व नहीं हुई ना, प्रॉब्लम कोई नहीं है। शुरू के 4-5 दिन ऐसा होता है, 5-6 दिन, बल्कि 10 लेक्चर तक ऐसा होता है कि केस स्टडी की समझ नहीं आती। 10वें लेक्चर के बाद समझ आना शुरू हो जाता है, अच्छा ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये केस स्टडी है। अगर आपको लेक्चर नंबर 10 से पहले केस स्टडी की समझ आ गई और आधी भी केस स्टडी आपने सॉल्व कर ली सही, इसका मतलब है आप राइट ऑन ट्रैक है। आपके लिए सब्जेक्ट ईजी साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम केस स्टडी की होती है। 7 क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है? रिक्वायर टाइम बार 2, तकरीबन 4 मिनट्स, लगभग 3.6 थे, लेकिन राउंड ऑफ करके 4 केस स्टडी है तो उसको थोड़ा मार्जिन दे दिया। फिर उसके बाद क्या करना है? रिक्वायरमेंट। व्हाट विल बी आदिल्स लायबिलिटी टुवर्ड्स अहमद इफ ही विशेस टू मेक द सेल टू हामिद। क्या लायबिलिटी होगी आदिल की अहमद को अगर वो सेल करना चाहता? हम इसका मतलब है इसमें 3 करैक्टर हैं। मुझे अभी तक एक प्रॉब्लम हो, एक वैसे पर्सनली मेरे साथ है, जब करैक्टर ज्यादा हो जाए ना, मुझे नाम याद नहीं रहते कि अदील कौन था और अहमद कौन था तो हामिद कौन था। तो मैं बाज़ औक़ात फिर इस तरह प्रोमिजर, प्रोमिजी, थर्ड पार्टी, इस तरह के नाम बोल जाए। लेकिन आपने जहन में रखना नाम, ये 3 करैक्टर आएंगे हमारी स्टोरी में। कितने करैक्टर हैं? 3, आदिल, अहमद और हामिद। देखते हैं किसका क्या किरदार है। कह रहा है अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी सेंट हिम दिस लेटर ऑन 1 मार्च 2019। ठीक है, अहमद प्रॉपर्टी बाय करना चाहता था, उसने 1 मार्च 2019 को लेटर भेजा। क्या अहमद क्या लिख रहा है? अहमद
लिख रहा है आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी, मुझे सुनने में मिला है कि तुम DHA प्रॉपर्टी बेच रहे हो। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूं। जरा गौर से सुनेगा अल्फाज। विल यू प्लीज कंसीडर सेलिंग द सेम टू मी, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार, क्या आप मुझे बेचोगे? हाईएस्ट प्राइस इस वक्त कौन सी है, ये पूछा है। What is the Adil replied, the highest quote for the information till now is rupees 35 million। कह रहे अभी तक की हाईएस्ट कोट 35 मिलियन है। बताइए ये जो अदील ने रिप्लाई किया है ये ऑफर है या एक्सेप्टेंस है या सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है? इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन है बस। ये क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब ये भाईजान नई बाइक लेके आए, मैंने पूछा भैया कितने की खरीदी? उन्होंने कहा सर 1,20,000 की। मैंने कहा ये लो 1,30,000 निकलो यहां से, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? उन्होंने कहा सर मेरा तो बेचने का इरादा ही नहीं है, आपने तो मुझसे सिर्फ इंफॉर्मेशन पूछी थी, अखलाकन मैंने जवाब दे दिया, आप जो है खरीदने के चक्कर में है। मैंने आपसे कहा कि मैं इसको बेचने लगा हूं या मैं आपको बेचना चाहता हूं। तो बताइए क्या कहीं पे अदील ने अहमद को ये कहा कि वो उसे प्रॉपर्टी बेचना चाहता है? नहीं कहा। तो ये जो लाइन है ना, हाईएस्ट कोट फॉर प्रॉपर्टी टिल नाउ इज ₹35 मिलियन, याद रखें ना ये ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इनसे सिर्फ इंफॉर्मेशन। ऐसा ही है, वो ये तो नहीं कह रहा कि मैं इस प्राइस पे आपको बेचूंगा। कि इस लाइन का ये मतलब निकलता है? नहीं निकलता। फिर कह रहा है सब्सिक्वेंटली अहमद रिप्लाई। अच्छा अहमद ने क्या रिप्लाई किया? अहमद ने कहा आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर ₹36 मिलियन। क्या अभी तक तुम्हें 35 मिलियन ऑफर हुआ? ये लो 1 मिलियन ऊपर 36 मिलियन। ये क्या हो गया? ऑफर। ये है ऑफर। क्यों? वो ऑफर नहीं थी 35 मिलियन वाली, इंफॉर्मेशन थी, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। ये है अब ऑफर 36 मिलियन। सब्सिक्वेंटली आदिल अब आदिल का उन्होंने जवाब बताया कि आदिल ने क्या किया? सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद। सब्सिक्वेंटली तीसरी पार्टी आ गई। हम एक पार्टी अहमद है, आदिल की अहमद के साथ कम्युनिकेशन चली, दूसरी पार्टी आ गई हामिद, कोटिंग ₹38 मिलियन फॉर द सेड प्रॉपर्टी। उसने कहा, उसने कितना कोट किया? 38 मिलियन। अब ये हामिद की तरफ से भी ऑफर है। बताइए व्हाट विल बी आदिल सर्विस टुवर्ड्स अहमद इफ ही विशेस टू मेक द सेल। क्या आदिल अहमद को सेल कर हामिद को सेल कर सकता है? क्यों? अहमद के साथ डील डन नहीं होगी उसकी? डील बाद में की चुप है, अभी ऑफर स्टेज पे ही है, एक्सेप्टेंस नहीं है। इसका मतलब हुआ लीगली एनालाइज कीजिए, आदिल के पास इस वक्त 2 ऑफर हैं। एक हामिद की 38 मिलियन की भी ताज़ा आई है और एक अहमद की 36 मिलियन की। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे अहम चीज ये डिसाइड करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये उसकी तरफ से ऑफर है। ये डिसाइड करना है, इसको अंडरलाइन करें। आई एग्री टू बाय, उसने ये एक्सेप्ट, ये क्या है? ऑफर। एक्सेप्टेंस उस वक्त होती जब उससे पहले ऑफर मौजूद होती, उससे पहले तो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी। तो अब चूंकि दोनों ऑफर है, अगर आदिल हामिद को सेल करना चाहता है तो कर सकता है। क्या उसकी कोई लाइबिलिटी होगी टुवर्ड्स अहमद? लाइबिलिटी उस वक्त होती है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो पहले। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो लाइबिलिटी का है कि लाइबिलिटी भी कोई नहीं है। आदिल को चाहिए बेफिक्र हो के हामिद को सेल कर दे, अहमद की तरफ कोई लाइबिलिटी नहीं। क्लियर? जी पूछिए। सर अगर वो कहे कि मैं इतने का सेल करना चाहता हूँ,
ये प्रॉपर्टी है कौन कौन नाम बताए? आदिल अगर कहे कि मैं आदिल किसको कहे? है देखिए लीगली पार्टीज का पूरा नाम देना ताकि कंफ्यूजन है। अगर आदिल अहमद को कहे कि मैं ये इतने की सेल करना कि मैं ये कितने की प्राइस बताए, वो कहता है मैं 37 की मैं 30, अगर क्वेश्चन इनका ये है, अब देखिए ये स्टूडेंट ने सवाल उठाया, स्टूडेंट में से ही कोई जवाब देगा। अगर आदिल ये कहे अहमद को कि मैं 36 नहीं 37 मिलियन की बेचने को तैयार हूं, शाबाश, ये उसकी तरफ से काउंटर ऑफर हो जाएगी। 36 वाली ऑफर अब कैंसिल हो गई, अब 37 वाली वैलिड है। अब अहमद चाहे तो 37 पे एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो ना कर ले। जैसे पहले उसने कहा था कि आपको यहाँ के क्या मतलब कि प्राइस है उसकी, तो अगर वो उस वक्त मुझे इतनी बिल्ड लगी 35 तक की प्राइस लगती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उन्होंने कहा सर एक और क्वेश्चन, फर्ज कीजिए यहां पे आइए, उसने लिखा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार। यहां पे अदील का रिप्लाई अगर चेंज होता, अब मैं चेंज रिप्लाई आपके सामने रख रहा हूं, उन्होंने कहा सर ये अभी तो ये लिखा ना हाईएस्ट कोड फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ 35 मिलियन, अगर इसके बजाय वो ये जवाब देता आई एम विलिंग टू सेल यू दिस प्रॉपर्टी फॉर 37 मिलियन, हाँ फिर ये ऑफर होती, फिर उसने विलिंगनेस टू सेल शो करवा दिया, फिर ऑफर होती, फिर वो एक्सेप्ट कर सकता था उसको। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? जी जी सर अगर लाइक कोई फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता हूं, मतलब अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन मैं जबरदस्ती आपसे कोई एग्रीमेंट करवाता हूं, जबरदस्ती एग्रीमेंट करवा दें, इसका क्या इफेक्ट होगा ये हमारे सिलेबस में है, आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं मैं बता रहा। इसे बोलते हैं फ्री कंसेंट, ठीक है, फ्री कंसेंट कहते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए अच्छा, अब टॉपिक तो है लेकिन लेक्चर में 1-2 मिनट ही रह गए, आगे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, तो इसको मैं एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि शुरू है ना लॉ का, तो शुरू में थोड़ा, एक तो मैंने आपसे पहले कहा था 3-4 दिन हमने क्या करना है, थोड़ा स्लो रखना है, क्योंकि वो पीआरसी का व्यवहार। तो जी असाइनमेंट करनी है? नहीं, आज आपकी असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट ना कीजिएगा, आपने सिर्फ जो ऑलरेडी कवर किया उसको रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 डिस्कस नहीं हुआ? चले नहीं, ठहर जा, क्वेश्चन 2 डिस्कस कर लेते। अच्छा वो कॉपी नहीं, चले बुक से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, हाँ क्वेश्चन 2 नहीं हुआ। कह रहा डिस्कस द टाइप ऑफ ऑफर इन फॉलोइंग केसेस एंड वेदर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड। पहला केस टाइप ऑफ ऑफर भी बताना है, ये भी बताना है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं। आजम ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000। ये कौन सी ऑफर हुई? क्योंकि आजम ने ये बाबर को ही ऑफर किया, बाबर एक्सेप्ट्स इट, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। बिल्कुल, कोई एसेंशियल में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इम्पॉसिबल हो, कोई इलीगल हो, कोई सोशल हो, कोई अनसर्टन टर्म्स एंड कंडीशन हो, कोई नहीं, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके। सेकंड, आजम एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर दैट ही वुड पे ₹50,000 टू एनीवन हु ट्रेसेस हिज डॉग। जनरल ऑफर, यह भी हमने पढ़ा, उसने हॉर्स और डॉग को मिक्स कर दिया। बाबर हु न्यू अबाउट द रिवॉर्ड, हु न्यू अबाउट द, उसने एक एसडी बदल गई, उसने पहले कहा अननो, न्यू अबाउट द, ट्रेस दैट डॉग एंड सेंट ए मैसेज टू आजम दैट ही हैड फाउंड हिज डॉग। उसने ढूंढ लिया उसे और मैसेज भेज दिया। बताइए ये ऑफर कौन सी हुई? जनरल ऑफर। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया? बिल्कुल हो गया, क्योंकि उसने शर्त रखी थी जो भी डॉग ढूंढेगा, उसने वो शर्त पूरी कर दी है। क्या अब ये बाबर इनाम का हकदार है? बिल्कुल है, इसे इनाम मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर मैं क्लास में अनाउंस करता हूं हमारे नेक्स्ट क्विज में जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनमें से हर स्टूडेंट को प्राइज मिलेगा ₹50। जनरल ऑफर स्पेसिफिक जनरल, लेकिन कंडीशन साथ अटैच कर दी है। किसको मिलेगा? तो ये फिर एक्चुअली किस किस को मिलेगा? जो जो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, यानी जो जो टॉप 10 पोजीशन में आएगा। शाबाश।
तो क्या मैं लीगली, अगर नाम हो गया टॉप लाइन पोजीशन आ गई, मैंने कहा कोई पैसे नहीं है भाग जाओ, क्या आप लीगली मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? ये तो रिटन फॉर्म में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का रिटन फॉर्म में होना लाजमी भी नहीं है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वर्बल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, इवन बाय कंडक्ट भी हो सकती है। शाबाश। चलिए आज का लेक्चर, आज आपकी होम असाइनमेंट कोई नहीं है, सिर्फ आप रिवीजन करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।